हेलो एवरीवन। The problem is 2409 longest array. तो आज हम इस प्रॉब्लम को करने के साथ में काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। पहली चीज़ जो हम आज तक करते आए हैं कि इस प्रॉब्लम को देखते ही मैं स्लाइडिंग विंडो क्यों लगाने जा रहा हूँ उसका रीज़न। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिट मैनिपुलेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने में। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन यही होता है कि सब एरे प्रॉब्लम देखते ही मुझे स्लाइडिंग विंडो हिट करना चाहिए। इसके बाद भी अगर तुम्हें स्लाइडिंग विंडो हिट नहीं करती है तो कंस्ट्रेंट देख लो। कंस्ट्रेंट में तुमको दिया है कि लेंथ 10⁵ है मैक्सिमम, या 10⁶ भी दे देते हैं। तो मैक्सिमम एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस कोड को लिखना है और सब एरे प्रॉब्लम है तो स्लाइडिंग विंडो इज द बेस्ट अप्रोच। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक एरे है। अब उसमें हमें एक लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे फाइंड करना है। तो लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे की डेफिनेशन क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया है 1 3 8 48, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब नाइस सब एरे की डेफिनेशन ये है कि ऐसा सब एरे, तो जिन लोगों को सब एरे नहीं पता वो ये जान ले, सब एरे होता है कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट इन अ एरे। जैसे यहाँ पे 1 3 एक मेरा सब एरे है 2 लेंथ का, 1 3 8 मेरा एक सब एरे है 3 लेंथ का, 1 मेरा एक सब एरे 1 लेंथ का। लेकिन तुम 1848 नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे तुमने 3 स्किप कर दिया। तो बिना किसी एलिमेंट को स्किप किए तुम कितने भी लेंथ की सब एरे फॉर्म कर सकते हो इस एरे से। तो आई थिंक तुम्हें सब एरे क्लियर हो गया होगा। तो अब लेट अस सपोज मैं 138 सब एरे कंसीडर करना चाहता हूँ, लॉन्गेस्ट सब एरे है तो नहीं है। तो प्रॉब्लम में सिंपल हमको ये कंडीशन गिवन है कि हमें अगर चेक करना है कि ये सब एरे मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है तो उसके लिए हमको ईच पेयर मतलब हर एक पेयर का एंड लेना होगा। जैसे 8 एंड 1, 3 एंड 1, इसके बाद 8 एंड 3। अगर इन सबका एंड लेने पे हमें 0 रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है। तो इसी तरीके से हम पूरे नम्स एरे में लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे फाइंड करना है। अब जैसा हमने इस पूरी प्लेलिस्ट में किया है कि हम दो वेरिएबल्स पहले ले लेते हैं जो कि हम हेड और टेल बोलते हैं। हेड क्या करता है, हेड आगे आगे बढ़ता रहता है, और टेल क्या करता है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम टेल के जरिए अपने सब एरे को रीसेट करते हैं और मैक्सिमम आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैं हेड इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे 0 है और टेल इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मेरा ये जो 1 है, क्या ये मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है अभी? तो हाँ ये है, क्योंकि इसके पहले हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। तो हम एक वेरिएबल और लेते हैं जिसमें हम आंसर बार बार अपडेट कर रहे होंगे। तो हाँ मेरे पास एक लेंथ का सब एरे ऐसा मिल गया जो कि मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है। तो मेरा हेड अब क्या करेगा, आगे बढ़ेगा क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही मेरा हेड आगे बढ़ा तो टेल की वैल्यू अभी तक 0 रही होगी क्योंकि टेल नहीं बढ़ रहा है, टेल जरूरत आने पे बढ़ेगा। अब मैक्स आंसर की क्या वैल्यू होगी? तो क्या तुम्हें लगता है कि 0 वाले इंडेक्स और 1 वाले इंडेक्स का एंड लेने पे हमें 0 मिलेगा? चलो करके देख लेते हैं। तो क्या 1 एंड 3 का एन लेने पे हमें 0 मिला? तो 0 नहीं मिला। इसका मतलब ये जो सब एरे 0 और 1 इंडेक्स को हमने कंसीडर किया है ये वैलिड लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे नहीं है। हाँ हम ये बोल सकते हैं कि ये अकेले एक लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है क्योंकि इसको और किसी एलिमेंट से नहीं मतलब, और ये 3 मेरा अकेले एक लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्स आंसर अभी भी मेरा 1 रह जाएगा, वो अपडेट नहीं होगा। क्यों अपडेट नहीं होगा? क्योंकि अब मैं इस 0 को बाहर निकाल दूंगा और मेरा सब एरे अब 1 से स्टार्ट होगा आगे के लिए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर हम 0 1 वाले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते भी हैं, लेट अस सपोज हम 2 तक एक्सटेंड करते हैं, अभी भी 1 और 3 जो है वो कॉमन है 138 में। तो 1 और 3 जब वैलिड है ही नहीं तो 138 वैलिड कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि 0 वाले इंडेक्स को बाहर निकालो। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा लॉजिक यहीं से क्लियर हो गया होगा अगर तुमने मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम भी एक्चुअली हमने स्लाइडिंग विंडो में फॉर्म कर लिया कि एक हेड के वेरिएबल की हेल्प से आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। देखो यही होता है ना, ये एक फॉर लूप लो, उसमें हेड की हेल्प से आगे बढ़ते रहो, पूरी विंडो को स्कैन करते रहो और तुम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो। जरूरी नहीं है ऑपरेशन ऊपर ही परफॉर्म करो, नीचे भी हो सकता है। और यहाँ पे वाइल लूप लिखो, वाइल लूप में कुछ कंडीशन लिखो जो तुम्हें ट्रिगर लगाना है, और यहाँ टेल की हेल्प से अपना सब एरे जो है उसकी लेंथ को रिसेट करो और यहाँ पे आके आंसर अपडेट कर दो। अब जैसे यहाँ मैक्स आंसर है तो मैक्स आंसर अपडेट होगा। मेरी पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सिर्फ इसी कोड स्ट्रक्चर का यूज किया है और इस वाले क्वेश्चन में भी हम इसी कोड स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं। एल्गोरिथम तुम्हें बनते हुए दिख भी रही होगी। तो मेरा मैक्स आंसर अभी भी 1 रहेगा। अब 1 क्यों रहेगा? तो मुझे पता है कि जब मेरा टेल 0 पे था और हेड 0 पे था, मैक्स आंसर कैसे अपडेट हुआ? मैक्स आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स आंसर कॉमा हेड माइनस टेल प्लस 1।
इसी के जरिए तो हमने निकाला मैक्स आंसर। और अगेन हम वही करेंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स कॉमा हेड माइनस टेल प्लस 1। अब बात यह है कि अब टेल मेरा 0 से अपडेट होकर 1 पे आ चुका होगा। तो अब तुम्हें थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैक्स आंसर तो इतना श्योर हो ना कि वाइल लूप के नीचे अपडेट हो रहा होगा, क्योंकि अगर वाइल लूप के ऊपर अपडेट होता तो टेल मेरा 0 पे हेड 1 पे, तो ये 0 और 1 इंडेक्स को कंसीडर कर लेता लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे। जबकि हम वाइल लूप के अंदर क्या ट्रिगर लगाने वाले हैं, जब हमें लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे ना मिले तो वाइल लूप में घुस जाओ और टेल वाले वेरिएबल की हेल्प से तुम इस सब एरे में से टेल वाला एलिमेंट बाहर निकालते रहो। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि 1 पे आते हैं, तो 1 मेरा वैलिड है, तो अब हेड मेरा 2 पे अपडेट हो जाएगा, हेड मेरा 2 पे अपडेट हो जाएगा। और टेल मेरा कहां आ गया, टेल मेरा 1 इंडेक्स पे आ गया। इसका मतलब अभी तक हमने क्या किया, हम हेड की हेल्प से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमें लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे नहीं मिल रहा है, हम अपने टेल को रिसेट करके उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जहां पे हमें लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे नहीं मिला, क्योंकि अब वहां से शायद कोई सब एरे स्टार्ट हो सकता है जिसकी लेंथ लॉन्गेस्ट हो। जब हेड इज इक्वल टू 2 पे आए हम और टेल इज इक्वल टू 1 है, हमने क्या चेक किया कि मैक्स आंसर निकालने के पहले क्या करना है, 8 एंड 3 करके देखो। अगर 8 एंड 3 का जो एंड है वो 0 के इक्वल आता है, तब तो हमारा ये वैलिड लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे हो जाएगा, पार्टिसिपेट कर लेगा ये एलिमेंट भी। तो हमने जब एंड लिया तो हमें पता चला एक्चुअली कि 3 एंड 8 का एंड 0 होता है। तो इसका मतलब 3 एंड 8 मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे में पार्टिसिपेट करेगा। अब हम मैक्स आंसर को अपडेट कर सकते हैं, जो कि मेरा 2 हो जाएगा। कैसे निकला, मैक्सिमम ऑफ mx, अभी तक जो मैक्सिमम था हेड माइनस टेल प्लस 1। अब मेरा टेल रिसेट नहीं होगा क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे मिल गया हेड इज इक्वल टू 2 पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आगे बढ़ जाओ, हेड इज इक्वल टू 3, जिससे कि ऑल लॉन्गेस्ट मिले। तो जब मैं हेड इज इक्वल टू 3 पे आया और टेल अभी भी मेरा 1 पे है, तो मैंने अगेन मैक्स आंसर निकालना चाहा, बट उसके पहले मैक्स आंसर निकालने के पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशन, या तो हम चेक लगाएंगे। क्या चेक लगाएंगे, ये जो 48 है ना, इसका एंड लेने पे 8 से 0 आ रहा हो, 48 का एंड लेने से 3 का 0 आ रहा हो, और 48 का 8 का एंड लेने पे 3 से 0 आ रहा हो। ये 3 चीजें हमें चेक करनी है। तो 8 एंड 3 तो हमने चेक ही कर लिया, जब हमने 1 और 2 जब हम सेकंड इंडेक्स पे थे तभी हमने 3 और 8 चेक कर लिया था। तभी तो हमने इस वाले सब एरो को एक्सटेंड किया 3 तक, 1 2 3 तक। इसका मतलब 1 और 2 हमने चेक कर लिया है, तो ये तो 0 है पक्के से। बट हम 8 और 48 को चेक करते हैं। तो 48 का जो बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। हाँ 48 है। और 8 मेरा क्या हो जाएगा, 8 मेरा हो जाएगा ये। इसका जब हम एंड लेते हैं तो एंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर 0 एंड 1 है या 1 एंड 0 है तो उसका रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। और 0 एंड 0 का भी रिजल्ट 0 आता है। दो नंबर्स का या दो बिट का एंड लेने पे 1 तभी आता है जब दोनों बिट ही 1 हो या तो सेट हो। इसी 1 बिट को हम सेट बिट भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये सारे फिर से 0 आ गए। इसका मतलब 8 एंड 48 भी हमारा वैलिड हो गया। तो 48 एंड 3 निकाल के देखते हैं। तो हमने 48 एंड 3 जब निकालने की कोशिश की तो ये मेरा 3 है, तो इसका भी एंड लेने पे हमें 0 आया। इसका मतलब 3 8 48 भी मेरा एक वैलिड सब एरे है। तो ठीक है, टेल मेरा अपडेट नहीं होगा क्योंकि वाइल लूप के अंदर मेरा कोड गया ही नहीं। वाइल लूप के अंदर कब जाएगा, जब मेरा कंडीशन फेल हो रहा होगा। और मैक्स आंसर मेरा 3 आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम ऑफ mx कॉमा अभी तक जो मैक्स था और ये जो अभी अभी मुझे मिला हेड माइनस टेल प्लस 1, 3 हो गया। अब जब मैं 10 पे आया, ठीक है, जब मैं 10 पे आया तो मैंने अगेन क्या किया कि 10 एंड 48 चेक किया। जब मेरा हेड इज इक्वल टू 4 पे और टेल इज इक्वल टू 1 है तो मैक्स आंसर अभी नहीं निकालूंगा, इसके पहले मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। 10 एंड 48, 10 एंड 8, 10 एंड 3, इसके बाद में 8 एंड 48, मतलब हर एक पॉसिबल पेयर के बीच में एंड निकलेगा। 3 एंड 48 सबके बीच में, और जो भी बचा हुआ है वो तुम ले लेना। मतलब इन सबका अगर एंड लेने पे 0 आता है तभी मेरा ये वाला एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा इस सब एरे में। बट मैं तुम्हें बता दूं कि इसका जब हम एंड लेंगे 10 का इसके पीछे एलिमेंट से, तो तुम्हें दिखेगा कि सारे एलिमेंट का एंड लेने पे 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा वैलिड नहीं होगा, तुरंत मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा, क्योंकि मैक्स आंसर तो तब अपडेट होगा तो लास्ट में ना, जब हमारा ये वाला एलिमेंट सबसे एंड लेने पे 0 हो जाएगा तो मेरा मैक्स आंसर अपडेट हो रहा होगा। अगर ये वाला एलिमेंट मेरे पिछले किसी भी एलिमेंट से एंड लेने पे 0 नहीं बना रहे, इसका मतलब हमें अब 1 को बाहर निकालना है। अब हमें 2 3 4 कंसीडर करना है सब एरे कि 8 एंड 10, 48 एंड 10 और
8 एंड 48 करने पे 0 आ रहा हो, अगर ये भी कंडीशन फेल है, हमारा 2 अगेन बाहर निकलेगा। अब 3 और 4 कंसीडर कर रहा होगा, 10 एंड 48, अगर वो भी नहीं फॉलो हो रहा है तो मेरा टेल अपडेट होके अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। कैसे हो रहा होगा, मैंने तुम्हें सिंपल सा बता दिया कि फॉर लूप लगा के पूरी विंडो को स्कैन करो, फॉर लूप लगा के पूरी विंडो को स्कैन करो, जहां पे प्रॉब्लम हुई वहां वाइल लूप में घुस जाओ। वाइल क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक टाइम शायद ऐसा आ सकता है जैसे ये वाला सब एरे है, तो 3 को बाहर निकालने पे भी काम ना बने, 8 एंड 10 48 एंड 10 8 एंड 48 भी रिजल्ट ना जनरेट कर रहे हो, तो हमें लगे हाथ 2 को भी निकालना होगा, लगे हाथ 3 को भी निकालना होगा अगर वो कंडीशन फेल कर रहा है, इसलिए हमने वाइल लिखा। और वाइल के अंदर वही कंडीशन लिख दो, क्या कंडीशन लिख दो, जो ये सारे पेयर का एंड लेने पे 0 ना हो, वो कंडीशन लिख दो। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो टेल की तरफ से तुम वैल्यूज को बाहर निकालते रहो, ये टेल अपडेट कर दो यहाँ पे, ये टेल अपडेट कर दो यहाँ पे, ये टेल अपडेट कर दो यहाँ पे, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी, और नीचे आते ही तुम्हारा मैक्स आंसर अपडेट हो रहा होगा। आंसर इससे तो आ जाएगा, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी जैसे ये मेरा एक वैलिड सब एरे है, ये एक वैलिड सब एरे। अब 48 के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, 48 के लिए हमें 48 एंड 3 चेक करना पड़ रहा है, 48 एंड 8 चेक करना पड़ रहा है, 48 एंड 3 चेक करना पड़ रहा है। अगर सब एरे की लेंथ और इंक्रीज हुई तो देख रहे हो 10 को 48 से, 10 को 8 से, 10 को 3 से, 48 को 8 से, 48 को 3 से, फिर 8 को 3 से, इन सारे पेयर्स को आपस में चेक करना पड़ा। इसका मतलब 2 लूप लगाने पड़ेंगे हमको। 2 लूप लगाने का मतलब है ना, एक लूप तो मेरा चल ही रहा है, एक बार हेड पे आएगा, हेड मेरा 1 पे आएगा, सॉरी 0 पे रहेगा, 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 3 पे रह के भी उसे सारे पीछे के एलिमेंट्स को चेक करना है, उसका एंड लेना है। तो इसका मतलब 2 लूप मुझे मिनिमम लगाने पड़ेंगे, और मेरी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, और O ऑफ n स्क्वायर हम सिर्फ 10 की पावर 4 तक ही अप्लाई कर सकते हैं अगर कंस्टेंट हो। बट यहाँ पे कंस्टेंट 10 की पावर 5 दिया, इसका मतलब हमें n log n मैक्सिमम हम टेक कर सकते हैं टाइम, अदरवाइज टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है, जो तुम्हें सिखानी थी मुझे, वो सिखानी है बिट मैनिपुलेशन कैसे एडवांटेज है। मैं कहता हूं अगर ये मेरा एक वैलिड सब एरे है, तो अगर इस पॉइंट को मुझे चेक करना है पिछले सभी नंबर से ऐड लेने पे 0 आ रहा हो, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं कि जो भी पीछे नंबर्स हैं उनको एक नंबर बना दूं, और उस एक नंबर को मैं इस नंबर से एंड लेके चेक कर लूं। ऐसा क्या कोई एल्गोरिथम बन सकता है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं 48 पे आया, तो 48 का एंड लूं जब मैं x से, x एक ऐसा नंबर होगा जो कि मेरा पिछले सबेरे में जितने भी नंबर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन या उनका मर्ज फॉर्म होगा, जैसे कि 8 और 3, x जो होगा 8 और 3 से मिलकर बना होगा ऐसा नंबर कि डायरेक्टली हम x को अगर 48 से चेक करें तो हमें आंसर मिल जाए। मतलब जो कि हम 2 लूप लगा रहे थे, उस 2 लूप से हम बच जाएंगे ना, क्योंकि अब ये x जो है एक मर्ज्ड फॉर्म है पिछले सारे नंबर्स का। जैसे एक एग्जांपल और ले, ये और बड़ी लेंथ होती 10, अगर अब मुझे 10 को चेक करना है पिछले सारे नंबर्स, मैं पहले क्या कर रहा था 10 एंड 48, 10 एंड 8, ठीक है, 10 एंड 3, इसके बाद 48 एंड 8, मैं ऐसे ही तो कर रहा था 48 एंड 8, इसके बाद 48 एंड 8, सॉरी 48 एंड 3, मतलब हर एक पेयर को चेक कर रहा था। तो मुझे इतना तो पता है अगर 3 और 8 मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सबेरे, वैलिड नाइस सबेरे है, तो जब 3 एंड 48 लूंगा ना, तो 3 8 तो ऑलरेडी नाइस सबेरे थे, सिर्फ हमें 48 को चेक करना है। अगर 3 8 48 मेरा लॉन्गेस्ट नाइस सबेरे है, तो सिर्फ मुझे 10 के लिए चेक करना है। तो मैं इसका एडवांटेज उठाऊंगा, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली होगी, 48 एंड 3 और 8 एंड 3। 8 एंड 3 हमने कब कैलकुलेट की होगी, जब हमारे विंडो की साइज इतनी रही होगी। इसके बाद 48 एंड 8, 48 एंड 3, 8 एंड 3 हमने कब कैलकुलेट की होगी, जब हमारी विंडो की साइज यहां तक हो गई होगी। तो अगर यहां तक है तो हमें तो ये दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें तो सिर्फ इतना कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे तब भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम 3 नंबर चेक कर रहे हैं, हमारे सब एरे की लेंथ और बड़ी होगी तो हमें और नंबर से चेक करना पड़ेगा। बट क्या हो अगर इस 10 को हम सिर्फ एक नंबर से चेक करें, जो कि इन सारे नंबर का एक मर्ज फॉर्म हो, जो कि x हम बोलते हैं, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, 10 एंड x लो, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा ये 10 क्या होगा, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा लॉन्गेस्ट नाइस सबेरे में, और हमारा सबेरे रिसेट होके कहां से हो जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा कहीं। फिर 10 एंड x लो, अब x क्या हो जाएगा, x में से 3 मेरा निकल जाएगा बाहर, 3 मेरा बाहर निकल जाएगा। पहले x में क्या था, 3 8 48 था, अभी x में क्या है, 8 एंड 48 है। अगर अभी भी कंडीशन फेल हो रही है तो x में से 8 भी बाहर निकाल दो, अब 10 एंड x करो, x में सिर्फ 48 बचा है।
तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है? तो जी हाँ, ये बिट मैनिपुलेशन से पॉसिबल है, जो कि मेरा पर्पज है आपको इस वीडियो में सिखाने का भी। तो देखो, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, जिनमें से और एंड जॉर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेड मेरा 0 पे है और टेल भी मेरा 0 पे है, ठीक है। लॉन्गेस्ट नाइट सब एरे मुझे 1 मिल गया, जो कि सिर्फ 0 इंडेक्स वाला है। इसके बाद हेड मेरा अपडेट होकर 1 पे आ गया। हेड मेरा जब 1 पे आया, अब मुझे क्या निकालना है? 3 एंड 1। तो 3 एंड 1 लेने पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा लॉन्गेस्ट नाइट सब एरे रीसेट हो जाएगा। रीसेट होके अब कहां से स्टार्ट होगा? पहले मेरा हेड इज इक्वल टू 0 और हेड इज इक्वल टू 1 था। अब मेरा यहां से स्टार्ट होगा लॉन्गेस्ट नाइट सब एरे। पहले यहां से स्टार्ट था, जब यहां से स्टार्ट था तो मुझे प्रॉब्लम आ गई 0 इंडेक्स की वजह से। तो मैं अब इस वाले को बाहर निकाल दूंगा, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। 1 से स्टार्ट करने पे मुझे समझ में आया कि ठीक है, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हेड मेरा अपडेट होके 2 पे आ गया। जैसे ही मेरा हेड अपडेट होके 2 पे आया, मैंने 8 एंड 3 करना चाहा। 8 एंड 3 करते ही मुझे 0 मिल गया, तो वेल एंड गुड, ये भी लॉन्गेस्ट नाइट सब एरे का पार्ट है, तो हम इसको सब एरे को आगे बढ़ाएंगे। तो 1 और 2 दो लेंथ का सब एरे मिला ना, कैसे अपडेट करेंगे? मैक्स आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स आंसर कॉमा हेड माइनस टेल प्लस 1, क्योंकि टेल मेरा अपडेट होकर अब यहाँ पे आ चुका होगा। इसके बाद में हमारा ये सब एरे आगे बढ़ा। अब 48 क्या करेगा? 48 8 से चेक करना चाहेगा, 48 3 से चेक करना चाहेगा, 8 3 से। तो इस सवेरे में 8 ने 3 से तो पहले ही चेक कर लिया है। 48 को 8 से चेक कर लो, 48 को 3 से। बट यही तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे रहा है। अगर सब एरे वर्स्ट केस में सारे ये एलिमेंट्स लॉन्गेस्ट नाइट सब एरे होंगे, तो हम लास्ट के एलिमेंट को पिछले सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे होंगे, तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। उसके लिए हमें काम करते, मैंने अभी समझाया था कि एक्स एक बना सकते हैं, एक नंबर जो कि 8 और 3 का मर्ज या कॉम्बिनेशन फॉर्म हो। तो हमें कोई तरीका नहीं आता, तुरंत हमें बिट सोचना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना कि 48 का एंड जब 8 से ले रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, और 48 का एंड जब 3 से ले रहे हैं तब भी हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। अब एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो बिट सेम हो गए एक प्लेस पे, सेम का मतलब दोनों 1 हो गए, तो मुझे 1 आंसर मिलेगा। अदरवाइज बाकी तीनों केस में 0 1 1 0 या तो 0 0, इन तीनों केस में मुझे 0 ही 0 मिलेगा। तो मेरा गोल क्या है? 0 करना, करना नहीं, एक्चुअली चेक करना क्या 0 आ रहा है। तो 48 का एंड लेने पे 8 का एंड, सॉरी 48 का एंड 8 से लेने पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि 48 में जो सेट बिट है, सेट बिट मतलब जो 1 जहां पे है, और जो नंबर से हम उसका एंड ले रहे हैं, उन दोनों नंबर पे जो भी जिस पोजीशन पे हमें, किसी भी पोजीशन पे दोनों जगह पे सेम 1 बिट नहीं है, तभी हमें 0 आंसर मिल रहा है। मैंने कहा कि लेट अस सपोज 48 में ये पहली बिट 1 होती और 8 में पहली बिट 1 होती, अब ये 1 जनरेट कर देता, जिसकी वजह से ये मेरा कंडीशन फेल हो रहा होता। बट ऐसा तो है नहीं, 48 में या 8 में कोई भी सेम प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे दोनों ही केस में दोनों ही प्लेस पे 1 हो, इसीलिए वो 0 जनरेट कर रहा है। सेम 48 एंड 3 का भी हम करने पे चेक किया हमने, सॉरी 3 यहाँ पे होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ पे भी तुम देख लो 0 एंड 1 0 0 एंड 1 0, मतलब दोनों ही नंबर में सेम प्लेस पे 1 1 कोलाइड नहीं हो रहे हैं। इसका 1 यहाँ पे है तो इस प्लेस पे 0 आ गया, जहां पे 1 है 48 में वहां पे 3 पे 0 आ गया, जहां पे 3 पे 1 है वहां 48 पे 0 आ गया। इसका मतलब जहां पे 1 1 आ रहा है वही नंबर हमें प्रॉब्लम कॉज करेंगे। तो एक काम करते हैं, 3 और 8 को हम मर्ज कर देते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। मर्ज कैसे करेंगे? और ऑपरेटर की हेल्प से। और ऑपरेटर क्या करता है? ये जैसे मेरा 3 था और 8 था, जब इनका हम और ले लेंगे ना तो क्या नंबर बन जाएगा? 3 होता है मेरा 1 1 और 8 होता है मेरा 0 0। तो मेरे इसने इसको मर्ज कर दिया, मतलब और ले लिया। देखो हमें सिर्फ 1 से फर्क पड़ता है ना, अगर जिस नंबर से हम एंड ले रहे हैं उन दोनों नंबर में सेम प्लेस पे 1 आ जाए तभी दिक्कत है, मतलब सारी कहानी 1 की है। हमें सारे 1 निकालने, पीछे से जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं उन सारे नंबर के हर प्लेस का 1 हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे हम करते हैं? अगर जिन लोगों को पता होगा और नहीं भी पता तभी ये सीख लो यहाँ से कि हम उन दो नंबर्स का या जितने भी नंबर उनका और ले लेते हैं। उनका और लेने पे हमें हर एक प्लेस पे हर बिट पता चल जाती है। जैसे कि 3 और 8 जब हमने लिया तो हमें पता चल गया कि 3 का जो 1 1 था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और 8 में जो 1 प्रेजेंट था वो भी हमने निकाल लिया। अब 3 और 8 का जब हम एंड लेंगे किससे? 48 से, तो जो रिजल्ट 48 एंड 8 लेने पे आ रहा था, 48 एंड 3 लेने पे अलग अलग आ रहा था, वो अभी भी सेम रहेगा। कैसे? देखो 3 और 8 करने पे हमें क्या मिला रिजल्ट? 1 0 1 1। और इसका जब एंड लेंगे 48 से, 48 ये होता है, ठीक है। जब इसका एंड लेंगे, ध्यान से देखो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 48 एंड 8
8 का जब हम एंड ले रहे थे 0 1 2 3, मतलब थर्ड बिट पे 1 आ रहा था। यहाँ पे भी देखो थर्ड बिट पे 1 है। यहाँ पे चेक करो 48 एंड 3 पे 0 और 1th बिट पे 1 है, तो देखो 0 एंड 1th बिट पे 1 है, मतलब ये वही नंबर है जो अलग अलग ना निकाल के हमने सेम नंबर बना दिए, x, इसी को x बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर हमने 38 48 सब एरे को कंसीडर किया और हम 48 के लिए चेक करना चाह रहे हैं पिछले सारे नंबर्स को, तो हम 48 का एंड ले रहे हैं x से, और x मेरा क्या है 3 और 8। समझ में आ गया? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब 3 8 48, अगर 48 ने एंड लिया x से और 0 आ गया, इसका मतलब 48 भी पार्टिसिपेट कर रहा है लॉन्गेस्ट नाइन सब एरे में। अगेन x को कर दो क्या अपडेट, x को अपडेट कर दो, क्योंकि अब मेरा 48 भी क्या कर रहा है लॉन्गेस्ट नाइन सब एरे का पार्ट है, तो x अपडेट होके कैसे हो जाएगा, पहले x क्या हुआ करता था 3 और 8, अब 48 भी आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो और 48 कर दो, क्योंकि अब मैं 10 के लिए आंसर निकालने वाला हूं। 10 के लिए जो भी सब एरे उसके सारे नंबर्स को एंड लेना था 10 से, बट मैंने एक ट्रिक लगाई कि इन सारे नंबर्स को मर्ज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे नंबर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, पीछे वाले वो सब एरे में लॉन्गेस्ट नाइन सब एरे बना रहे हैं। तो हमने जब 3 और 8 और 48 किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो अब 10 का एंड 48, 10 का एंड 8, 10 का एंड 3 लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं 3 और 8 और 48 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब 3 8 और 48 का हम और लेंगे सारे नंबर्स का, तो हमें 59 मिल रहा होगा, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम अलग अलग निकालते तो क्या होता कि 10 और 48, तो 10 में मेरी फर्स्ट बिट सेट है और थर्ड बिट सेट है, और 48 में हमारी लास्ट की 2 बिट सेट है, तो आपस में कोई भी 2 सेम बिट जिसमें 1 वो कोलाइड नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा रिजल्ट 0 आ गया। लेकिन जब 10 एंड 8 कर रहे हैं ना, तो ये जो थर्ड बिट है 10 की और 8 की थर्ड बिट है, दोनों 1 है, तो उसकी वजह से 1 जनरेट हो रहा है, जिससे कि मेरा आंसर 0 नहीं आ रहा है। अगर हम इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को आपस में मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, सारे 1, हमारे पास एक ऐसा नंबर जनरेट होगा जिसमें ये जो भी नंबर्स में 1 था उसकी हर प्लेस पे 1 आ जाएगा, जो भी करंट x नंबर हमारा फॉर्म होगा। तो अब x में क्या आ जाएगा 48 और 8 और 3। अब तुम देख भी सकते हो कि देखो 0 1 2 3 4 5, तो फोर्थ बिट और फिफ्थ बिट सेट होनी चाहिए। इसके बाद 0 1 2 3, मतलब थर्ड बिट भी सेट होनी चाहिए, मतलब फोर्थ बिट फिफ्थ बिट और थर्ड बिट मेरी सेट होनी चाहिए, कोई ऐसा नंबर जनरेट करो। और 0 बिट 1 बिट, मतलब 0 बिट 1 बिट, मतलब सेकेंड बिट मेरी सेट नहीं होगी, बाकी सारी बिट सेट होगी। इन तीनों नंबर से जो भी नंबर फॉर्म होगा उनमें यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ठीक है 59 में ध्यान से देखो 59 किसकी वजह से बना है, 48 8 3, देखो 0 बिट सेट है, 1 बिट सेट है, थर्ड बिट सेट है, फोर्थ बिट फिफ्थ बिट, और देखो यही इसी 1 की वजह से प्रॉब्लम काज हो रही थी, मतलब जो भी था आंसर आ रहा था नहीं आ रहा था, तो हम अलग अलग क्यों चेक करें, अलग अलग क्यों चेक करें, अलग अलग क्यों चेक करें। इन तीनों नंबर को मर्ज करने का तरीका क्या है, सारे नंबर का और ले लो, और लेने पे तुम्हें सिर्फ सेट बिट से मतलब है, ठीक है, सेट बिट ही डिटरमाइन करेगा कि लॉन्गेस्ट सब एरे में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम हो गई, नहीं उसने नहीं किया, जब हमने x निकाला, x मेरा क्या था 48 और 8 और 3 जो कि 59 रहा होगा, और 59 का जब हमने डायरेक्टली एंड लिया 10 से, डायरेक्ट एंड लिया 10 से, हमें पता चला कि ये 0 नहीं आ रहा है। अब मुझे पड़ेगी टेल की जरूरत, टेल की हेल्प से मैं इस 3 को बाहर निकालूंगा, इस 1th इंडेक्स को बाहर निकालूंगा, और मैं कहूंगा कि इतना सब एरे चेक करो, बट तो टेल मेरा अपडेट होकर सेकेंड इंडेक्स पे चला जाएगा। अब ऐसा करने का मेरा पर्पज क्या है, शायद यहाँ पे और मान लो x1 x2 बहुत सारे नंबर्स रहे होते, तो अब 3 8 48 10 आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 3 8 48 और 10 आपस में एक ऐसा पेयर हो जाएगा जिसका एंड लेने पे मेरा 0 नहीं आ रहा होगा, जो कि 10 एंड 8 वाला होगा, ठीक है। तो हम अब इस सब एरे को आगे तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आगे के सब एरे में भी ये पार्ट तो इतना कॉमन रहेगा ही, और ये प्रॉब्लम तो कर ही रहा है। तो मैं अपनी विंडो अब स्टार्ट करूंगा 8 से, क्योंकि शायद 8 ऐसा नंबर हो जहां से हम आगे सारे नंबर्स में ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हो, इसलिए हम सिर्फ 3 को बाहर निकालेंगे। अब हम 8 और 48, 8 और 48, अब मेरा 3 बाहर निकल गया होगा, अब x में क्या बचा 8 और 48, अब 8 और 48 जो है इसका एंड ले रहे होंगे किससे 10 से, ठीक है, अब इसका एंड 10 से ले रहे होंगे, तो 8 एंड 48। अब तुम्हें ये डाउट आएगा और आना भी चाहिए, यार 3 को बाहर कैसे निकालेंगे, 3 को बाहर कैसे निकालेंगे, लेट अस सपोज हमें 3 8 48 इन तीनों को बाहर निकालना, कैसे निकालेंगे। तो बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, तुम्हें बता दूं, अगर तुम 3 8 और 48 का और लेने पे तुम्हें 59 मिला, तो जिस नंबर को तुम्हें बाहर निकालना है ना, उस नंबर से इसका जौर ले लो, 59 से जौर ले लो उस नंबर का, वो नंबर बाहर निकल जाएगा। ऐसा जानते हो क्यों कह रहा हूं, देखो तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी या नहीं पता होगी, लेकिन आज तुम्हें सीख के जाना है।
तुम्हें कभी भी बिट में कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तुम्हें सिर्फ उसका फॉर्मेट लिखना होता है। मेरे एक्स में जब मेरा अभी हेड 10 पे हूं मैं, हेड मेरा 10 पे है, मेरे एक्स में क्या है 3 और 8 और 48। तुम्हें ये चीज नहीं निकालनी है, कोई नहीं कह रहा निकालने को कि तुम 3 का बिट लिखो, 8 का बिट लिखो, 48 का बिट लिखो, फिर 59 निकालो, 50। कोई नहीं कहता, स्मार्टनेस चाहिए बिट में। बिट ऐसे ही तो होता है, 3, 8 और 48 तुमने लिख लिया। अब मुझे पता है 10 से इन सारे नंबर का एक कॉम्बिनेशन आ रहा होगा जो कि मेरा 59 है, तो इंटरनली मेरा 59 हो जाएगा। जब मैं 3 और 8 और 48 लिखूंगा ना और उसको किसी वेरिएबल में सेव कराऊंगा तो उसकी वैल्यू 59 हो रही होगी, मुझे नहीं निकालना। अब मैं जब उस वेरिएबल को 10 से एंड ले रहा हूं तो मुझे पता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जानते हो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा अब मेरी बिंदु 8 से स्टार्ट करनी है, 3 को बाहर निकालना है। तो ठीक है, 3 को बाहर निकालना है ना, तो जॉर ले लो इसी 3 से, क्योंकि तुम्हें पता होगा जॉर की प्रॉपर्टी, कोई भी दो नंबर सेम होता है अगर उसका जॉर लेते हैं 0 आता है। मतलब 3 और 3 का जब जॉर लोगे ना तो 0 आ जाएगा। ये मेरा ट्रिक था। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 8 और 48 बचा एक्स में, मतलब 10 पे मैं खड़ा हूं, तो अब एक्स मेरे क्या बचा 8 और 48। ठीक है, ये सारी चीजें कहां हो रही होंगी, व्हाइल लूप के अंदर हो रही होंगी, क्योंकि हम व्हाइल लूप की हेल्प से, टेल की हेल्प से, व्हाइल लूप के अंदर टेल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम सब एरे में से पीछे के एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं। तो 3 मेरा बाहर निकल गया, जॉर लिया ना 3 से तो बाहर निकल गया। तो जब हम इस x का अगेन एंड लेंगे 10 से, ये सब व्हाइल लूप के अंदर हम कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करके ही तुम उसके अंदर जाके एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब हम एंड लेंगे इसका 10 से, सॉरी एंड, तो हमें पता चला कि हमें अगेन 0 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुमने जब अलग अलग निकाला था तुम्हें पता था ना 10 और एंड का, 10 और 8 का एंड लेने पे तुम्हें प्रॉब्लम काज हो रही है, 0 नहीं मिल रहा था। इसका मतलब जब तक सब एरे में 8 है तब तक तो वो कभी भी लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे नहीं बना पाएगा, तुम्हें जब तक 8 निकालना पड़ेगा। तो अगेन तुम व्हाइल लूप के अंदर जाओगे, व्हाइल लूप के अंदर जाके तुम क्या करोगे, एक्स जॉर करेंट नंबर, करेंट नंबर क्या है, टेल मेरा अपडेट हो गया होगा ना, जहां से मेरी सब एरे हमेशा स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट उस पे मेरा टेल हमेशा अपडेट हो रहा होगा। तो मेरा टेल 2 पे है, तो नम्स ऑफ टेल, तो नम्स ऑफ टेल मेरा क्या है 8 है, तो एक्स जॉर 8 लोगे ना तो वो 8 को बाहर निकाल फेंकेगा, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन तुमने किया हो, क्योंकि तुम्हें पता है दो सेम नंबर का जॉर लेने पे 0 आता है, तो एक्स जॉर 8 लेने पे क्या बचेगा, सिर्फ 48 बचेगा। ये 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हारे एक्स में क्या बचा 48 बचा। अब तुम 48 का जब एंड लोगे 10 से तो वैलिड हो जाएगा, और यहां से अब तुम्हारा सब एरे स्टार्ट हो जाएगा एक नया लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे फाइंड करने के लिए। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये रहा कोड तुम्हारे सामने, मैंने सेम जो चीजें बोली थी वही लिया। शुरू में आंसर इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया है, क्योंकि 0 एंड किसी नंबर का जब एंड लेते हो 0 ही आता है। ठीक है, तो जब हमने हेड इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लूप के अंदर नहीं जाएगा और मेरा आंसर में 1 अपडेट कर देगा, क्योंकि अब अगले इंडेक्स के लिए मुझे पिछले सारे नंबर्स का और चाहिए होता है। तो जब मैं 3 पे आया तो सारे पिछले नंबर कौन से हैं, सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है, तो वहां आंसर मेरा क्या है 1 है। तो ठीक है, रिजल्ट मेरा क्या अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा हेड माइनस टेल प्लस 1, हेड मेरा 0 पे, टेल मेरा 0 पे, मतलब रिजल्ट मेरा 1 आ गया। ठीक है, रिजल्ट में 1 आ गया। इसके बाद फिर से क्या हुआ, इसके बाद फिर से मेरा हेड अपडेट होकर 1 पे आ गया होगा। अगेन क्या होगा, नम्स ऑफ हेड, मतलब 3 का एंड लेंगे 1 से, 3 एंड 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ 0 है ग्रेटर देन। इसका मतलब तुम्हें 1 को बाहर निकालना है और 3 से विंडो स्टार्ट करनी है सब एरे। तो वही काम मैंने किया, आंसर इज इक्वल टू आंसर जॉर नम्स ऑफ टेल, मतलब 1 में से 1 को बाहर निकाल दो, 1 जॉर 1, 1 में से 1 को बाहर निकाल दो और टेल को अपडेट कर दो। टेल मेरा कहां पे आ गया 1 पे आ गया। आंसर में क्या अपडेट हो गया, आंसर में अपडेट हो गया नम्स ऑफ हेड, आंसर अब 0 हो चुका है क्योंकि हमने 1 को बाहर निकाल दिया। तो 0 और 3, आंसर में फिर से 3 अपडेट हो गया। रिजल्ट फिर से अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि हेड भी 1 पे, टेल भी 1 पे, और मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा हेड माइनस टेल प्लस 1, मतलब 1 ही रह गया। अगेन मेरा हेड 2 पे आया, जब हेड 2 पे आया तो उसने चेक किया कि मेरे सब एरे में सिर्फ 3 और 8 है, तो आंसर मेरा 8 था, सॉरी 3 था। तो 3 एंड 8, 3 एंड 8 लेने पे 0 आया, तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और आंसर में मेरा अपडेट हो जाएगा क्या 8। तो आंसर इज इक्वल टू 3 और 8, और रिजल्ट मेरा अपडेट हो जाएगा 2, क्योंकि हेड मेरा 2 है और टेल मेरा 1 है। फिर मेरा हेड 3 पे गया, तो अगेन उसने चेक किया 3 और 8 मेरा किसमें सेव है, आंसर में। तो आंसर एंड करंट नंबर 48, तो आंसर एंड 48 क्या हुआ, आंसर एंड 48 हुआ ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। इसका मतलब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हाइल लूप कब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब हमें एलिमेंट को बाहर निकालना है पीछे से, और एलिमेंट कब बाहर निकालना, जब हमें लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे का कंडीशन फेल होता दिखे, और फेल तो हो नहीं रहा है। तो अगेन इस 48 को भी अपडेट कर दो हमारे आंसर के अंदर, और लेके जैसे और लोगे फिर से आगे बढ़ जाओगे, रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो साइज 3 आएगी। इस तरीके से पूरी कहानी आगे चलेगी।
तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला इस पूरी प्रॉब्लम में? स्लाइडिंग विंडो कब सोचना है? जब सब एरे कीवर्ड दिया हो और कांस्टेंट देखना है, चेक करना है। इसके बाद एल्गोरिथम बनानी है, हेड और टेल वेरिएबल लेने हैं, हेड केल से आगे बढ़ना है, टेल तुम्हारा स्टार्टिंग में स्टिक रहेगा। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम कॉज होती है, जो तुमने ट्रिगर लगा रखा है, वो प्रॉब्लम कॉज होने पे तुम अपने लूप के अंदर जाओ, टेल गेट से एलिमेंट को बाहर निकालो, टेल को अपडेट करो, बाहर आके आंसर अपडेट कर दो और रिटर्न कर दो। यही होता है स्लाइडिंग विंडो की एल्गोरिथम। आई होप तुम्हें इस पूरी प्लेलिस्ट में काफी मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज और इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।